संधान ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार। संधान व्याख्यानमाला के अंतर्गत आज हम प्रेमचंद की अमर कृति गोदान के ऊपर चर्चा करेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास गोदान, इसके बाद जिसे हम पूर्ण उपन्यास कह सकते हैं, उसे हिंदी साहित्य में अपूर्व स्थान प्राप्त है। गोदान रचना पर बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा प्रेमचंद के बारे में बात करेंगे और तत्कालीन परिवेश को जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिनमें गोदान के पात्र जन्म लेते हैं, गोदान के घटनाक्रम से जुड़ी अन्य सारी बातों को भी जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसके तहत हम सब जानते हैं कि प्रेमचंद, जिनका जन्म 1880 में हुआ था और एक छोटी उम्र के साथ 1936 में उन्होंने देह त्याग दिया और 1936 में ही उनका सबसे चर्चित उपन्यास गोदान प्रकाशित होता है। गोदान का प्रकाशन हिंदी साहित्य में एक अलग स्थान रखता है और अपने प्रकाशन से लेकर आज तक इतने लंबे समय के गुजर जाने के बावजूद गोदान आज भी एक चर्चित कृति बनी हुई है। हम गोदान पर बात करने से पहले थोड़ा सा उस दौर के बारे में जानने की कोशिश करें। वो पूरा का पूरा दौर जो स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें केंद्रीय व्यक्तित्व के रूप में महात्मा गांधी आ चुके थे और न केवल आ चुके थे बल्कि पूरे भारत के जनता की श्रद्धा को प्राप्त कर चुके थे, एक विश्वास जीत चुके थे। यह वही दौर है जब किसान धीरे धीरे अपने ज़मीन से बेदखल होते जा रहे थे। तमाम कारणों से किसानों को अपने भूमि से या उस भूमि से जिससे उन्हें बहुत लगाव था, जिससे उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी, उस भूमि से मुक्त होने के लिए या उसको छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा था। उनकी अपने ज़मीन से बेदखली हो रही थी। और भी कई कारण थे। पूरी तरह से मौसम पर निर्भरता के कारण, जनसंख्या में वृद्धि के कारण उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा था। खेती की अनुत्पादकता उन्हें परेशान कर रही थी। इसी के बरक्स लगातार एक जटिल चक्र जो गांव का, तत्कालीन परिवेश का, उन्हें अपने ही धरती से, अपने ही गांव से एक तरह से बेगाना बना रहा था। यह वही समय है जब भारतीय समाज सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ यात्रा कर रहा था, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण गोदान उपन्यास में भी हमें मिलता है। इस विसंगति इसे आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे एक किसान मजदूर बनने के लिए विवश हो जाता है। खुद गोदान का केंद्रीय पात्र होरी मजदूरी करता है अंत में, और उसका बेटा गोबर जो शहर में जाके मजदूरी करता है। यह अनायास नहीं है कि इस पूरी प्रक्रिया का, किसान के जीवन की प्रक्रिया का जो वर्णन प्रेमचंद कर रहे होते हैं। और 1936 ईस्वी में यह उपन्यास प्रकाशित होता है, जिसमें अवध का चित्रण है, लखनऊ के आसपास की ज़िंदगी का वर्णन किया गया है। यह अनायास नहीं है कि उसी वर्ष यानी 1936 में उसी लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना करते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना पूरे उत्तर प्रदेश में या संयुक्त प्रांत में चल रहे किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था। इस आंदोलन और इस सभा का महत्व का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है
कि वहाँ भाषण देने के लिए स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल नेहरू खुद उपस्थित होते हैं और स्वामी सहजानंद सरस्वती तमाम लोगों के साथ एक आंदोलन के रूप में किसानों को लेकर आगे बढ़ते हैं। एक और ख़ास बात उस दौर में जो घटित हो रही है कि लगातार गांव के दुष्चक्र से त्रस्त जनता धीरे धीरे शहर की ओर पलायन करना शुरू कर देती है। एक बेहतर जीवन की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में लोग गांव से शहर की ओर यात्रा करना शुरू कर चुके होते हैं। इसके मूल में शोषण का एक जटिल चक्र होता है। अक्सर शोषण को हम आज़ादी से पहले उपनिवेशवाद से जोड़ के देखते हैं, अंग्रेज़ों से जोड़ के देखते हैं, लेकिन प्रेमचंद का गोदान इस बात को बहुत सलीके से, बहुत गहराई से स्थापित करता है कि शोषण केवल बाह्य नहीं था, शोषण केवल विदेशी ताकतों द्वारा ही नहीं हो रहा था। उपनिवेशवाद के दो स्वरूप थे, एक बाह्य उपनिवेशवाद था, एक आंतरिक उपनिवेशवाद था। दोनों के पार्टों के बीच, इन दोनों पार्टों के बीच आम व्यक्ति, आम इंसान और ख़ास तौर से किसान पिस रहा था। बाह्य जो शक्तियाँ थीं, विदेशी सत्ता जो थी, जिसमें सरकारी अफसर आते थे, व्यापारी आते थे, पुलिस आदि का शोषण होता था, उन सब से तो पूरा देश जूझ ही रहा था। लेकिन आम किसानों को देशी सत्ता से भी जूझना पड़ रहा था। ख़ास तौर से गोदान के नायक होरी का संघर्ष विदेशी सत्ता की तुलना में आंतरिक सत्ता से ज़्यादा जटिल है, ज़्यादा करीब का है। उसे अपनी बिरादरी से संघर्ष करना पड़ता है, पुरोहितों से संघर्ष करना पड़ता है, ग्राम पंचायत से जूझना पड़ता है, गांव के सूदखोर के पास बार बार जाना पड़ता है और ज़मींदार के छोटे कारिंदे उसे परेशान करते हैं, उससे लगान लेने के लिए मजबूर करते हैं, लगान देने के लिए। इसके अतिरिक्त जिन दो घटनाओं के कारण होरी किसान से मजदूर बनने के लिए विवश होता है, वे दोनों घटनाएं ऐसी हैं जिसमें खुद होरी की भूमिका नहीं के बराबर है। वो एक गाय लेकर आता है और द्वार पर बंधी गाय को उसी का भाई जहर देकर उस गाय की हत्या कर देता है। इस हत्या के दंड के रूप में होरी को ढेर सारा दंड देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। एक बड़ी घटना जो उसके जीवन में घटती है, जिसका भुगतान उसको अंत तक उसके कर्ज से दबे होने के कारण कहीं न कहीं होरी पर उसका प्रभाव पड़ता रहता है। दूसरी घटना कि उसका बेटा गोबर गैर जाति की विधवा झुनिया को अपना लेता है और न केवल अपनाता है बल्कि वो मातृत्व की तरफ बढ़ रही होती है और उसे घर पे छोड़ के वो चला जाता है। गैर जाति की विधवा स्त्री को घर पे रखने के कारण परिवार के लोग तो जो बोलते हैं सो बोलते ही हैं, गांव के लोग और ख़ास तौर से पुरोहित उसके ऊपर जुर्माना लगाते हैं। ये जो दो घटनाएं हैं जिससे आर्थिक रूप से होरी परेशान होता है और जो कर्ज लेकर अंत तक उस कर्ज से मुक्ति के लिए वो छटपटाता रहता है, इन दोनों घटनाओं में होरी की भूमिका नहीं के बराबर है। एक तरफ गाय का मरना और दूसरी तरफ विधवा स्त्री का, गैर जाति की स्त्री का घर में आना पुत्र के कारण। इन दोनों के जुर्माना के रूप में ये जो शोषण का चक्र है या इसके कारण जो परेशानी होरी को झेलनी पड़ती है, यह परेशानी आंतरिक परेशानी है। उसके अपने गांव से उत्पन्न हुई या गांव की उस व्यवस्था से उत्पन्न हुई जिसे हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था भी कह सकते हैं या परंपरागत रूढ़ियाँ कह सकते हैं। इस व्यवस्था के कारण उत्पन्न हुई संकट के कारण होरी परेशान होता है और कर्ज के चंगुल में फंसता चला जाता है। दरअसल
वह कौन सी चीज़ है जिसके कारण होरी परेशान होता है, उसके सपने क्या हैं। अगर हम इस पर बात करें तो हम पाते हैं कि होरी कोई बहुत बड़ा सपना नहीं देख रहा होता है। होरी की बड़ी छोटी सी अपेक्षा है। उसका सपना बस इतना है कि उसके अपनी जो ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा है वो बचा रहे। 5 बीघे 4 बीघे जो भी उसके पास ज़मीन है, वो एक किसान के रूप में अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए संघर्ष करता है। उसकी सारी जद्दोजहद इस पर है कि किसान का एक महत्व होता है, धरती से किसान का एक जुड़ाव होता है, और एक गांव के सम्मानित व्यक्ति के रूप में वह किसान बना रहना चाहता है, भले वो छोटा ही किसान क्यों न हो। दूसरी जो उसकी लालसा है, जो सपना है, वो यह है कि उसके पास एक गाय हो जिसकी वो सेवा कर सके, गाय जिसके दूध से वो अपने बच्चों को पाल सके, जो गाय जिसके से पूरा परिवार जुड़ना चाहता है। आज की तारीख में जब हम इस पर विचार करते हैं तो लगता है कि कितनी छोटी सी बात है। एक गाय की लालसा या 5 बीघे ज़मीन की लालसा इतनी बड़ी लालसा नहीं है, या इतना बड़ा सपना नहीं है जिसके लिए एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी होम कर देता है, पूरे जीवन अथक श्रम हाड़तोड़ मेहनत करता रहता है, अंततः उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। और तीसरी लालसा उसकी है कि उसका जीवन मर्यादा के साथ बीते, मर्यादा के साथ बीते। ये जो 3 सपने हैं, ये सिर्फ होरी के सपने नहीं हैं, यह पूरे भारत के किसान के सपने हैं। वह बहुत ज़्यादा आकांक्षा नहीं करता, उसकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी छोटी सी हैं कि छोटी मोटे ज़मीन के टुकड़े के साथ जिससे वो खाने पीने या अपने परिवार के चलाने भर अनाज उत्पादित कर ले, एक गाय हो जिसके दूध से थोड़े दही मट्ठा या जो भी हो उसकी खुशियाँ मिल जाएं, परिवार को मिल जाएं, और तीसरी ये कि उसकी मर्यादा बची रहे। लेकिन यह हमारा तत्कालीन समाज का दुष्चक्र है जिसमें इतने छोटे सपनों के लिए भी न्यूनतम स्थान भी नहीं बच पाता है, और अंततः वह किसान होरी धीरे धीरे मजदूर बनने की तरफ, अपने सपनों से विस्थापित होने की तरफ, और जिस मर्यादा के लिए वो आजीवन संघर्ष कर रहा होता है उस मर्यादा से भी एक तरह के टूटन का शिकार होता है, वो मर्यादा भी नहीं बचा पाता है। दरअसल ये होरी हार जाता है, और होरी की हार का जरा हम विश्लेषण करें तो सिर्फ होरी की या एक व्यक्ति की हार नहीं है। ध्यान देने की बात है कि कथा सम्राट प्रेमचंद ने नायक की अवधारणा को बदला था। होरी को उन्होंने हीरो बनाया था। इसके पहले जो धीरोदात्त नायकों की अवधारणा चली आ रही थी, जिसमें एक खूबसूरत व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, राजपुत्र, ऐसे लोग ही नायक बन सकते थे, उस नायकत्व को प्रेमचंद तोड़ते हैं और एक सामान्य कदकाठी के पिचके गालों वाले 40 वर्ष की उम्र में ही लगभग वृद्ध हो चुके होरी को नायक के रूप में स्थापित करते हैं। लेकिन एक ऐसा नायक जो जीतता नहीं है, आजीवन संघर्ष करता है और हारता है। यह हार बहुत ही मार्मिक हार है, केवल एक व्यक्ति की हार नहीं है, वो पूरे भारतीय समाज के एक बड़ा वर्ग जिस पर भारतीय अर्थव्यवस्था टिकी हुई है या टिकी हुई थी उस समय, जिसे हम किसान के रूप में याद करते हैं, उस संपूर्ण किसान समाज की हार है। वह हार इस रूप में भी है कि होरी किसान से मजदूर बनता है और उसी के समानांतर दाता दिन पुरोहित से जमींदार बनने की तरफ अग्रसर होता है। एक पुरोहित का जमींदार बनना किस कीमत पर है, इसकी तरफ अगर हम नज़र डालें तो साफ पता चलता है कि होरी जैसे किसानों का अपने खेतों से वंचित होकर मजदूर बनना, दाता दिन जैसे पुरोहितों का जमींदार बनना है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और होरी हारता क्यों है, किसके कारण हारता है, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसे बहुत बारीक तरीके से, बहुत महीन ढंग से प्रेमचंद उठाते हैं।
वह हारता है प्रेम के कारण, झुनिया के प्रति प्रेम के कारण। उसका बेटा गोबर झुनिया का हाथ पकड़ता है। अगर वह व्यवहारिक बुद्धि या थोड़े जिसे कह लें सांसारिक बुद्धि से संचालित होता तो झुनिया को घर में प्रवेश नहीं करने देता, बच सकता था। वो कह सकता था कि समाज जाने, मैं इसको घर में नहीं बैठने दूंगा या घर के भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगा। वो जुर्माने से बच सकता था, लेकिन वह इस बात को याद रखता है और ख़ास तौर से उसकी पत्नी धनिया भी इस बात को याद रखती है कि मेरे बेटे ने उसका हाथ पकड़ा है, कैसे छोड़ दूं। समाज चाहे बुरा कहता रहे, लेकिन उसने प्रेम किया है, उसको मैं नहीं छोड़ सकते। ठीक इसी तरह सिलिया को भी होरी का परिवार शरण देता है, यानी एक तरह से समाज से के खिलाफ खड़ा होकर समाज के समानांतर उसकी सत्ता को चुनौती देते हुए प्रेम की स्थापना करने के कारण होरी को कष्ट सहना पड़ता है और जुर्माना देना पड़ता है। दूसरी तरफ देखें, होरी को अपने सद्भाव का मूल्य चुकाना पड़ता है। वह चाहता तो अपनी खेती को बड़े अच्छे से करके जैसे चल रहा था, अपने संघर्ष के माध्यम से आर्थिक रूप से एक सामान्य जिंदगी गुजर बसर कर सकता था, लेकिन हीरा के जाने के बाद वह अपने खेती की कीमत पर पुनिया की खेती को आगे बढ़ाता है, उसकी खेती को संभालता है। समय जिस समय रोपनी करनी होती है या जो बहुत ज़रूरत होती है उसके खेतों को उस समय अपने खेतों की बजाय पुनिया की खेती में को वो अपना श्रमदान करता है और उसका घर अनाजों से भर देता है। इस सद्भाव की कीमत होरी को चुकानी पड़ती है। दूसरे तरफ और आगे बढ़ें तो दूसरे के ऊपर, ख़ास तौर से भोला के ऊपर विश्वास करने की कीमत चुकाना पड़ता है। होरी गाय मर जाने के बाद